जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपके आसपास बुराइयां हैं उनको आप दूर करें और जो भी अच्छाइयां हैं या फिर पॉजिटिव वेव्स हैं वो अपने अंदर ग्रहण करें, अच्छा सोचें और सबका भला करें। दोस्तों, जैसा आपको पता है आज है दशहरा, तो इसमें जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी है राजनाथ सिंह जी, दोस्तों वो पहुंचे हैं तवांग। चीन की सीमा के पास तवांग में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और दोस्तों शस्त्र की भी पूजा करेंगे। दोस्तों ये हमें बहुत खुशी होती है कि जब कोई बड़ा नेता जब जवानों के साथ मिलकर खुशियां बांटता है, चाहे वो दशहरा हो या फिर दिवाली हो। तो दोस्तों ऐसी राजनाथ सिंह जी दशहरा पे जवानों के साथ खुशी बांटेंगे। लेकिन दोस्तों खुशी तो बांटते हैं, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर जो जवान है उनकी जो मांगे हैं उनको भी यहाँ पे सुना जाए भारत सरकार के द्वारा। तब दोस्तों ये उत्सव और अच्छा लगता है। दोस्तों एक तरफ भूतपूर्व सैनिक है जो कई महीनों से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो दोस्तों ये दुख हमारे मन में रहता है कि एक तरफ जवानों के साथ आप खुशियां बांट रहे हैं किसी ओकेजन पे, त्योहार पे, और एक तरफ जो अपने ही भाई हैं सैनिक वो दुखी हैं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों हम इनसे आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से आप दशहरा पे खुशी मना रहे हैं उसी तरीके से जो दूसरे अपने भाई हैं जो उनकी मांगे हैं उस पर भी आप विचार विमर्श करें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी, भर्ती के दौरान रकम जमा करने का नहीं बना पाएंगे दबाव। दोस्तों ये देखने में आया कि जब भी भूतपूर्व सैनिक या जवान अस्पताल में भर्ती होता है, चाहे वो रेफर किया गया हो या वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल वाले हैं वो सबसे पहले पैसे की डिमांड करते हैं कि पहले आप पैसे सबमिट कर दीजिए, बाद में हम मरीज को देखेंगे, बाद में हम जवानों को देखेंगे। ये गलत है। सबसे पहले इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसे से बढ़कर क्या है? पैसे से बढ़कर है जीवन, इंसान, मनुष्य। इसलिए दोस्तों जो मनमानी कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले वो अब नहीं चलेगी। पहले आप भर्ती करें, इलाज करें, फिर आप पैसे की बात करें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों काफी पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। कई पेंशनर ने बिल्कुल सही तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, लेकिन दोस्तों कुछ फैमिली पेंशनर है जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर रहे हैं डिजिटली, लेकिन उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पा रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। स्पर्श क्या लिखा है? योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्पर्श पीसीडीए। यानी इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो भर दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करा गया स्पर्श पीसीडीए द्वारा। क्यों नहीं करा? ड्यू टू आधार नंबर डज नॉट मैच फॉर द पीपीओ नंबर प्रोवाइडेड। यानी जो आधार नंबर है वो आपके पीपीओ से मैच ही नहीं हो रहा। यानी आधार में नाम कुछ और है, पीपीओ में कुछ और नाम है, स्पर्श में नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं डिजिटली तो नीचे आप ये नोट जरूर देख लें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। और दोस्तों अगर आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं तो दोस्तों जो आधार में आपका नाम है, जो आधार में आपका जो भी डाटा है वो मैच होना चाहिए आपके पीपीओ से या फिर स्पर्श की प्रोफाइल से, जब भी आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। आपने देखा होगा जब आप जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो दोस्तों उसमें नाम आता है लिखने को सबसे पहले कि नेम मेंशन एज आधार, यानी आधार के बेस पर आप अपना नाम मेंशन करें। अगर आपका आधार में कुछ और नाम है या फिर पीपीओ में कुछ और है, स्पर्श की प्रोफाइल में कुछ और है, तो दोस्तों वो मिसमैच होगा और आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होगा, जैसे इनका नहीं हुआ। तो दोस्तों दोबारा इनको स्पर्श के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, अपना आधार चेक करना पड़ेगा और उसकी प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी। कहीं नाम तो मिसमैच नहीं है, कहीं नंबर तो मिसमैच नहीं है, तभी ये एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट नहीं करा गया है स्पर्श पीसीडीए द्वारा, तो इन्हें दोबारा करना पड़ सकता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर एक पेंशनर लिखते हैं, मैं भी 28 सितंबर को माइग्रेट हुआ लेकिन आज तक मेरा आईडी और पासवर्ड नहीं आया, क्या इससे मुझे पेंशन मिलने में दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इनकी पेंशन कंटिन्यू चलेगी। अगर आपका माइग्रेशन अभी हुआ है
और आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है स्पर्श की तरफ से, तो दोस्तों आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। इससे पेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेंशन आपकी चलेगी और पेंशन पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पेंशनर पूछ रहे हैं कि ना ही मुझे यूजर नेम मिला ना ही पासवर्ड मिला, तो मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करूंगा। दोस्तों जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका अभी तक यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है, वो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर वो पेंशनर हैं जिनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले भरना है, जिनकी ड्यू डेट 30 नवंबर है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करेंगे यूजर नेम पासवर्ड के लिए। स्पर्श के नोडल ऑफिसर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नवंबर फर्स्ट वीक तक या फिर सेकेंड वीक तक आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, तब आप स्पर्श पीपीओ के साथ अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएंगे। या फिर दोस्तों आप ई पीपीओ के साथ भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास ई पीपीओ है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सबसे बड़ी खबर, यानी एएफटी तो निर्णय दे देता है पेंशनर के फेवर में कि पेंशनरों को उसका बकाया दे, उनकी पेंशन बड़ी भी दे। एएफटी का ज़्यादातर फैसला पेंशनर के फेवर में आता है। लेकिन दोस्तों मामला कहाँ रुक जाता है? ये रुक जाता है भारत सरकार के पास। तो दोस्तों यहीं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित न्यायिक आदेशों का पालन न करने पर रक्षा लेखा विभाग और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करा है। यानी एएफटी ने अपना निर्णय सुना दिया था कि पेंशनर को उनका हक दिया जाए, पूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई पेंशन और एरियर दिया जाए, लेकिन मामला अटक गया भारत सरकार के पास, रक्षा मंत्रालय के पास। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनको लताड़ लगाई है कि जब एएफटी ने निर्णय दे दिया है पेंशनर के फेवर में, तो आप उनको बकाया या फिर बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। अगर एएफटी आपको फाइनल जजमेंट दे देता है तो फिर भारत सरकार उसमें लेट लतीफ़ी क्यों करती है? रक्षा मंत्रालय या फिर जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लेट लतीफ़ी क्यों करते हैं? तो दोस्तों यही यहाँ पे लताड़ लगाई है हाई कोर्ट ने, और ये लगाई है सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा लेखा विभाग को, जो डिफेंस ऑफिस है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर के शहीद होने पर कितना मुआवजा देती है सरकार, जाने अग्निपथ योजना का पूरा नियम। दोस्तों वैसे जो अग्निपथ स्कीम है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन पेंशन देने का इसमें प्रावधान नहीं है, और अब तो सैनिक सम्मान भी नहीं दिया जा रहा, जैसा कि आप जानते हैं। अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी 48 लाख का इंश्योरेंस कवर, 40 लाख रुपए अनुग्रह राशि, 4 सालों की सेवा निधि और कॉर्पस फंड मिलता है। यानी दोस्तों कॉर्पस फंड के अंदर कर जो भी चीज होती है वो इनको मिल जाता है। जैसा आपको पता है इनकी जो सेवा अवधि है वो सिर्फ 4 सालों की है, तो इसके अंतर्गत उन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और भी दोस्तों कुछ अनुदान मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, तो दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जितने भी अग्निवीर हैं इनको परमानेंट करा जाए। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी पेंशनर्स में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसे कल ही डीआर आपका रिलीज हुआ तो अगले दिन ही आपका एरियर आ जाए, अगले दिन ही आपका 46% के हिसाब से पेंशन आ जाए। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर इस महीने नहीं आता तो अगले महीने आएगा, मिलना तो आपको है ही 100%। बस थोड़े से दिन यहाँ पे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मिलता है आपको, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अक्टूबर की पेंशन है वो आपको 42% डीए या फिर डीआर के साथ मिल रही है। बाकी जो उसका 4 महीने का एरियर है वो दोस्तों या तो इस मंथ या फिर अगले महीने दिवाली से पहले आपको मिल जाएगा। तो थोड़े दिन आगे पीछे हो सकते हैं, कंफर्म न्यूज़ आपको कोई नहीं देगा कि इस दिन आपके खाते में आ ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम भी सोर्सेस के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी देना या ना देना वो एजेंसियों के हाथ में है, पीडीए के हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाए, अपने सूत्रों के बल से, सोर्सेस के बल से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल यही चाहिए कि आपको कल ही चाहिए, तो इसके लिए आपको भारत सरकार से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके दरवाजे पे खटखटाना पड़ेगा कि आप ही बता दीजिए कि कल ही आपके खाते में आएगा। ऐसा नहीं होता, आगे पीछे दिन होते हैं
और उसी के पास आपका आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा। जनवरी 2024 से जो बढ़ने वाला DADR है वो है आपका 50%। 40% हो गया, लेकिन जो AICPN के जो आंकड़े हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, तो अभी एक महीने के ही आए हैं। बाकी और महीने के अकॉर्डिंग आपका 50% पहुंच रहा है। 100% आपका 50% पहुंच रहा है जनवरी 2024 से। बस देखेंगे उस टाइम कि भारत सरकार DADR को मर्ज करती है या फिर नहीं करती है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।